तारीख है 10 अगस्त 1979। सुबह के 10:30 बजे। लोकेशन है श्रीहरिकोटा रेंज। और कुछ ही देर पहले इसरो का एक रॉकेट बे ऑफ बंगाल में गिरा है। 7 साल और हजारों लोगों की मेहनत सिर्फ 5 मिनट और 17 सेकंड में समुद्र में गिर चुकी थी। और अब ये व्यक्ति जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस माइक की तरफ बढ़ रहा है, वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नहीं है, बल्कि वो हैं इसरो के चेयरमैन। और जो ये आज कहने वाले हैं, वो एक लीडर ही कह सकता है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, वो तो उनसे पूछे जाने वाले सवालों पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ खास बात जानने की ये नहीं है कि रॉकेट क्यों गिरा, बल्कि सबसे खास तो ये है कि एक इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप अपनी सबसे बुरी सुबह को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि ये एक सुबह इसरो के आने वाले 5 दशक डिसाइड करने वाली है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसरो के चेयरमैन ने क्या बोला, उसे सुनने से पहले हमें तकरीबन 10 साल पीछे जाना होगा 1969 में, जहां इसरो फॉर्मली एस्टैब्लिश हो चुका है। लेकिन 1969 में एस्टैब्लिश किए गए स्पेस प्रोग्राम के पास अभी भी खुद का रॉकेट नहीं है जो अपने दम पर सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जा सके। ऐसा रॉकेट इसरो का अभी सिर्फ एक सपना ही है। लेकिन फिर साल आता है 1972। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जाने के 1 साल बाद यह सपना फाइनली एक प्रोजेक्ट बन गया। और प्रोजेक्ट का नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं एक 41 साल के इंजीनियर, नाम है मिस्टर APJ अब्दुल कलाम। मिस्टर कलाम के पिताजी एक नाविक थे और वो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम से आते हैं। कलाम साहब अपनी घर की मदद करने के लिए स्कूल से आने के बाद अखबार बांटने का काम करते थे। रामेश्वरम से श्रीहरिकोटा रेंज का डिस्टेंस चाहे दिखने में सिर्फ किलोमीटर्स का हो, लेकिन उनके लिए ये फासला जनरेशंस का था, जो उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर चंद सालों में तय कर लिया। और आज वो इसरो और भारत के उस सपने को अपने कंधों पर उठाकर खड़े हैं। 7 साल, इतना समय लगा हमें अपने SLV-3 की पहली एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट तक पहुंचने में। और अब फिर वही तारीख आ खड़ी है जहां से इस वीडियो की शुरुआत हुई थी। अगस्त 10, 1979। सुबह के 7:48 हुए हैं। लॉन्च का काउंटडाउन सुनाई दे रहा है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन फिर T-40 सेकंड्स पर कंप्यूटर ने रॉकेट को लॉन्च ना करने की वार्निंग दी। कंप्यूटर ने बताया कि कंट्रोल सिस्टम में लीकेज पाई गई है। लेकिन कलाम साहब और उनकी टीम ने जब कैलकुलेट किया तो पाया कि लॉन्च करने के लिए अभी भी इनफ फ्यूल अवेलेबल है। और आखिरी फैसला तो कलाम साहब को ही लेना था और उन्होंने कहा, लेट्स गो फॉर इट। रॉकेट को लॉन्च किया गया। फर्स्ट स्टेज परफेक्ट रहा और रॉकेट अभी तक अपनी एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी को ही फॉलो कर रहा है। लेकिन फिर टाइम हुआ T+50 सेकंड्स और वक्त आया सेकंड स्टेज इग्निशन का। इग्निशन तो हुआ, लेकिन रॉकेट दिशाहीन होने लगा। कारण सेकंड स्टेज में लीकेज। रॉकेट ने लड़खड़ाना शुरू कर दिया था और बचा कुचा काम एरोडायनेमिक फोर्सेस ने पूरा कर दिया। और T+3 17 सेकंड्स होते ही रॉकेट जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर गया। 10 साल का वो सपना टूटकर समुद्र की लहरों से भिड़ रहा था। और आगे तुम जानते ही हो कि इसके बाद कुछ घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसमें पूछे जाने वाले सवालों से भिड़ेंगे इसरो चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन, जो एक मैथमेटिशियन और एरोस्पेस इंजीनियर भी हैं। प्रोफेसर धवन का जन्म श्रीनगर में हुआ था और पढ़ाई कैलिफोर्निया में। लेकिन वो भारत के लिए वापस आए और आज इसरो के चेयरमैन हैं। लेकिन जो चीज आज वो करने वाले हैं, वो दिलेरी का उदाहरण तो बनेगी ही, लेकिन उसके अलावा सेट करेगी इसरो में लीडरशिप का एक स्टैंडर्ड भी। तो प्रोफेसर धवन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए माइक के सामने आकर बैठे और उन्होंने बस इतना कहा, Dear friends, we have faced a failure today and I take the full responsibility of it. It was an experimental flight and we will analyze it, work on the causes and will succeed the next time. That's it. उन्होंने कोई ब्लेम गेम नहीं खेला, ना किसी भी टीम मेंबर या फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम तक लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद वो कलाम साहब को एक दोस्त की तरह कैफेटेरिया में ले गए। उन्होंने बातें तो काफ़ी की, लेकिन उन बातों में एक बार भी ना रॉकेट और ना ही फेलियर का जिक्र किया। लेकिन जिक्र ना करने का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्शन नहीं लिए गए। मिशन एनालिसिस हुई, प्रॉब्लम्स को फिक्स किया और हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ गए। अब तारीख आती है 18 जुलाई 1980। फिर वही टीम है, वही लॉन्च पैड और वही रॉकेट, लेकिन इस बार परिणाम अलग है। रॉकेट लॉन्च होता है और लॉन्च का हर चेक पॉइंट परफेक्ट रहा। रॉकेट अपने निर्धारित ऑर्बिट में एंटर करते ही रोहिणी RS-1 सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ देता है। इस अचीवमेंट ने न केवल उस सपने को पूरा किया,
बल्कि भारत को छठा देश बना दिया जो अपने दम पर सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेज सकता है। लेकिन इस बार सिर्फ परिणाम ही अलग नहीं था, बल्कि अलग था वो व्यक्ति भी जो इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आया, क्योंकि इसरो चेयरमैन प्रोफेसर धवन ने खुद ना आकर भेजा कलाम साहब को। ये कहानी और ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती अगर हम सिर्फ इस सक्सेस की बात करने आए होते। लेकिन सच ये है कि इसरो को आगे और भी फेलियर्स का सामना करना पड़ा। 1987 में ASLV की पहली फ्लाइट फेल हुई, 1988 में सेकंड, और फिर 1993 में PSLV जो आज के टाइम का इसरो का वर्क हॉर्स माना जाता है, उसकी पहली फ्लाइट को भी फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोफेसर धवन ने 1979 में सेट किया था, उसे हर बार फॉलो किया गया। हर बार पोस्ट फेलियर एनालिसिस हुई, प्रॉब्लम्स को फिक्स किया गया और हम आगे बढ़ते रहे। और यहाँ बात छिड़ ही गई है ASLV की, तो मैं कहना चाहता हूँ या तो ASLV का नाम ज्यादा लोग नहीं जानते, और अगर कोई जानता भी है तो उसे लोग एक फेलियर की तरह याद रखते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ASLV एक फेलियर ना होकर हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह बना SLV से PSLV तक जाने के लिए। और जो सीख और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमें ASLV से मिली थी, उससे आखिरकार PSLV की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट आई 10 अक्टूबर 1994 में। PSLV 64 में से 58 सक्सेसफुल फ्लाइट्स कंप्लीट करके और 34 अलग देशों की सैटेलाइट्स, चंद्रयान 1 और मंगलयान 1 के साथ साथ एक बार में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एशिया का मोस्ट रिलायबल रॉकेट और इसरो का वर्क हॉर्स बन चुका है। PSLV रॉकेट सिर्फ एक इंजीनियरिंग अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये है एक कल्चरल अचीवमेंट, और ऐसा कल्चर बनता है सही लीडरशिप से और उन लीडर्स के लिए गए फैसलों से जो लिए जाते हैं 10 अगस्त 1979 जैसी मॉर्निंग्स में। और ऐसे लीडर्स कोई आसमान से नहीं गिरते, वो भी एक समय पर होते हैं द लोकल गाइज, जैसे कि थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, द लोकल गाय ऑफ अहमदाबाद गुजरात, प्रोफेसर सतीश धवन, द लोकल गाय ऑफ श्रीनगर जम्मू कश्मीर, एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द लोकल गाय ऑफ रामेश्वरम तमिलनाडु। हर लीडर जो अपनी टीम को तरक्की के रास्ते पर और ह्यूमैनिटी को कॉस्मोस की तरफ लेकर जाता है, वो एक टाइम पर द लोकल गाय ही तो था। और ये सब भी थे द लोकल गाइज। मैं भी हूँ द लोकल गाय, बट व्हाट अबाउट यू? क्या तुम भी हो द लोकल गाय? अगर हो तो करो प्रोफेसर धवन की उस लीडरशिप फिलॉसफी को सब्सक्राइब, और इस चैनल को भी, क्योंकि आज का द लोकल गाय बन सकता है कल का वो लीडर जो उन्हीं फुटप्रिंट्स को फॉलो करेगा जो प्रोफेसर सतीश धवन जी ने छोड़े थे 1979 में।